मॉर्निंग किड्स। कल के लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का वी कैन से डिफरेंस कि एग्जैक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या है और उसके फीचर्स एंड एक्सवाइजेड थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, या वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वी कैन से डीपर स्टडी अबाउट पर्टिकुलर थिंग, इंडिविजुअल थिंग, या किसी एक ही चीज़ के बारे में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उसकी स्कोप क्या क्या होने चाहिए या उसके स्कोप क्या क्या हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। द फर्स्ट वन इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे कि कल हमने उसकी थियोरीज देखी। Theory of product pricing. Let's start with it कि exactly what do you mean by theory of product pricing and all. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है the price of an individual commodity is determined by the forces of demand and supply. Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumers behaviors, and supply analysis, that is individual producers behavior. चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ओवर हियर डिमांड एंड ओवर हियर सप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या आ जाता है, किसी भी एक इंडिविजुअल की जानकारी आपने लेनी है। करेक्ट है यहाँ तक के। अब अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यस ऑफ कोर्स microeconomics helps in determining, yeah, we can say in deciding prices for individual consumer, for individual producer, for individual buyer and xyz things. अब कैसे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि चीज़ों की प्राइजेस डिसाइड करने में मदद करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड हो जाती है आपकी मांगनी, सप्लाई हो जाता है आपका वी कैन से पुरवठा। चलिए देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड का क्या डिफरेंस होता है या क्या फंडा आता है। अज्यूम करते हैं, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रेनी सीजन। ओके गाइस, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रेनी सीजन। नाउ व्हाट हैपन गाइस कि रेनी सीजन इज गोइंग ऑन नाउ इन मार्केट। There is a great, yeah, we can say there is a huge need of umbrellas, raincoats. All right. Now, as per their demand, the producers may be supplying, yeah, we can say the producer have to supply n number of raincoats and we can say n number of umbrellas in market. ये हो जाता है हमारा डिमांड और सप्लाई। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, बरसात आ रही है, रेनी सीजन चल रहा है। हो क्या जाता है कि इस रेनी सीजन में पता है हर किसी को वीकेंड से छाते की ज़रूरत होगी, हर किसी को रेनकोट्स की ज़रूरत होगी। अब उन ज़रूरतों को, उन डिमांड्स को वीकेंड से माइंड में रखते हुए एक जो सप्लायर रहेगा जो क्या बनाता है, अम्ब्रेलाज, जो क्या बनाता है, रेनकोट्स। अगर मार्केट में अम्ब्रेलाज की 1000 डिमांड है तो वो बंदा कितने सप्लाई करेगा, 1000 से ज़्यादा चीज़ें मार्केट में सप्लाई करेगा। और समझ लेते हैं इसी के अपोज में, चलिए अब बरसात का सीज़न नहीं चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न चल रहा है ना, सर्दियाँ चल रही है या गर्मियाँ चल रही है। तो यहाँ पे इन अम्ब्रेलाज और इन रेनकोट्स की किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि गर्मियों के सीज़न चल रहा है तो गर्मियों में हर कोई क्या प्रेफर करेगा, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एंड ऑल। रेनकोट्स और अम्ब्रेलास कोई खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये जो बंदा सप्लाई करने वाला होगा या जो प्रोड्यूसर है या जो चीज़ें सप्लाई करना वाला है, वो बंदा इन चीज़ों को सप्लाई नहीं करेगा बल्कि सीजनल गुड्स सप्लाई करेगा। यही एक चीज़ हो जाती है बच्चों कि थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या हो जाता है कि मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई को देखते हुए एक प्रोड्यूसर चीज़ों की कीमतें डिसाइड करता है, चीज़ों की प्राइजेस मार्केट में पुट करता है। ओके, दिस इज़ द ओनली रीज़न
कि how we can say particular supplier is determining या we can say deciding the prices for particular these particular goods and services. Till then clear? चलिए मूव ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट वन गाइस. ये तो हो गई मेरी पहली थियोरी कि कैसे वो चीज़ों की कीमतों को तय करता है, डिसाइड करता है. चलिए अगला देख लेते हैं. थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. देख लेते हैं कि थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में क्या आ जाता है. द नेक्स्ट वन इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स land, labor, capital and entrepreneur are the factors to contribute to the production process. Microeconomics helps in determining the factors reward for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. चलिए देख लेते हैं फैक्टर्स क्या हो जाते हैं. फैक्टर्स हो जाते हैं बच्चों कि वी कैन से एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करने वाली जो चीज़ें हैं या जिसे आप लोग घटक बोल सकते हो, ऐसे घटक जो एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को मदद कर देते हैं. अब वो कौन से घटक है, कौन से वेज है या कौन से साधन है, आइए देखते हैं. सबसे पहले आ जाता है मेरे पास में लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंटरप्रेन्योर. चलिए देखते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑल क्या होता है. चलिए अज्यूम करते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है. उस बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को सेट करने के लिए बट ऑफ कोर्स एक लैंड की ज़रूरत होगी, एक ज़मीन की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे काम करने के लिए द पर्सन नीड्स लेबर, मजदूरों की ज़रूरत होगी. बट ऑफ कोर्स इस लैंड और लेबर में लगने वाला रॉ मटेरियल, इन चीज़ों को चलाने के लिए जो खर्च लगेगा उसके लिए बंदे को चाहिए कैपिटल यानी कि पैसा, भांडवल. नेक्स्ट एंड में आ जाता है भाई मेरा एंटरप्रेन्योर. यहाँ पे आप इसे ओनर बोल सकते हो. आपकी सिंपल लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर दिक्कत होती है तो. अब ये एंटरप्रेन्योर क्या करता है बच्चों, इस लैंड, लेबर, कैपिटल का सही इस्तेमाल करके क्या करता है, ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर लेता है. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने एफर्ट्स लगाता है, अपना पैसा लगाता है, अपना दिमाग लगाता है और वीकेंड से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है. आगे बढ़ते हैं. थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंदर क्या आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में आपने लैंड ले रखी है, दे रखी है, यहाँ पे आ जाता है लैंड के साथ में हमेशा रेंट जुड़ जाता है. नेक्स्ट, लेबर अगर है तो बट ऑफ कोर्स फ्री में वो लोग काम करेंगे नहीं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव देम सैलरीज, वेजेस या व्हाटसोएवर. उनके काम के बदले में उन्हें अपने पैसे देने होंगे. नेक्स्ट, अगर हो जाता है कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर यू हैव टू पे इंटरेस्ट, व्हाटएवर लोन यू हैव टेकन फ्रॉम बैंक्स, बट ऑफ कोर्स उसके ऊपर यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस या सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंटरप्रेन्योर. क्यों एंटरप्रेन्योर या ओनर एक लैंड ले रहा है जिसको रेंट से खरीद रहा है, लेबर्स को मजदूरी दे रहा है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है क्योंकि उस बंदे को प्रॉफिट अर्न करना है. यही हो जाते हैं मेरे लिए थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम इन इंग्लिश. व्हाट हैपन नाउ गाइस, व्हाट यू मीन बाय फैक्टर्स, वी कैन से थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. इट्स ओके कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. If we'll move toward the second theory of it, so it also helps, yeah, we can say it also supports, yeah, it also helps in determining the prices for the factors, means the factor used by the owner or the entrepreneur. Now it's a group, yeah, we can say whenever we are talking about factors of production, so it's a combination of four things. What are these? Land, labor, capital and entrepreneur. इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन के वी कैन से फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं. आइए देखते हैं. इफ द पर्सन इज हैविंग लैंड, मे बी द लैंड इज ऑन रेंटल बेसिस, बट ऑफ कोर्स द ओनर और द एंटरप्रेन्योर हैज टू पे, वी कैन से रेंट टू दैट पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड. द नेक्स्ट इज लेबर, but of course they are hiring, yeah, we can say they are having some labors to complete the particular work, to complete the particular task.
as the workers are working in your factory, in your office, in your organization. But of course, we can say the entrepreneur have to give them wages. Wages क्या हो जाती है, जो मजदूरों को दिन भर के वी कैन से आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट डेज या वंस इन अ वीक जो पैसे दिए जाते हैं उनके काम करने के बदले में, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस. फिर सैलरीज क्या होती है, सैलरीज ये होती है कि वंस इन अ मंथ जब किसी बंदे को पैसे दिए जाते हैं काम के बदले में, ओके, फ्री में नहीं, ठीक है, किसी एक बंदे को काम के बदले में महीने में एक मरतबा पैसे दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज वेजेस. टिल देन क्लियर? आई एम सॉरी, महीने में एक बार पैसे दिए जाते हैं उसे बोलते हैं सैलरी. और वेजेस क्या होती है, वेजेस में भी डेली हो सकती है, वीकली हो सकती है, हफ्ते में 2 बारी हो सकती है, 3 बारी हो सकती है, डिपेंड्स. द नेक्स्ट इज कैपिटल. बट ऑफ कोर्स अगर उस बंदे ने कैपिटल लोन पे लिया है या बैंक में रखा है तो बट ऑफ कोर्स उस बंदे को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पड़ता है. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर. व्हाई एंटरप्रेन्योर इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स? जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू अचीव या he wants to earn maximum amount of profit. Okay, so this is all about your theory of, we can say, product pricing. Move on toward the third one, guys. Okay, what is the third theory of it? The third theory is theory of economic welfare. चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली what is theory of economic welfare. Now let's start with it. Exactly what is theory of economic welfare? Theory of welfare basically deals with efficiency in allocation of resources. Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. Economic efficiency involves 3 efficiencies. Efficiency in production. चलिए देखते हैं economic efficiencies. Now economic efficiencies involves 3 things. The first one is efficiency in production. The next one is efficiency in consumption. And the last one is we can say efficiency in consumption भी हो गया. चलिए स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाता है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. Next, efficiency in थर्ड वाला आ जाता है people for. चलिए स्टार्ट करते हैं कि थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या आ जाता है. चलिए ये तो ठीक है कि ओनर ने या मैन्युफैक्चरर ने प्राइसेस डिसाइड कर ली, उसको लगने वाले फैक्टर्स की भी जानकारी उस बंदे को हो चुकी है. अब द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस कि वॉट एवर थिंग्स द पर्टिकुलर ओनर इज हैविंग, जितनी भी चीज़ें उस पर्टिकुलर ओनर के पास में अवेलेबल हैं. एक पर्टिकुलर ओनर का एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है बच्चों, उसके माइंड में हमेशा यही चीज़ें चल रही होती है कि जितनी भी चीज़ें मेरे पास में है उन चीज़ों का वी कैन से सही यूज़ करके मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना लूँ, कमा लूँ या अर्न कर लूँ. ओके, दिस इज़ अ वेरी कॉमन टेंडेंसी ऑफ एवरी बिजनेसमैन गाइज, दैट इज़ वॉट एवर द पर्सन इज हैविंग या वी कैन से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. वॉट एवर थिंग्स दे आर हैविंग विद देम, they we can say they want to use, yeah, they have to use it in proper way, in proper manner, so that they'll be able to achieve maximum amount of profit in near future. If we talk about theory of economic welfare, यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ अपना भला नहीं देखते या वो अपना खुद का भला नहीं चाहते, उनके साथ में पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है एंड ऑल. नाउ हाउ कि पूरी इकोनॉमी साइमल्टेनियसली कैसे डेवलप होती है, कैसे ग्रो करती है. इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन. इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन मतलब कि क्या, प्रोडक्शन प्रोसेस में उन्होंने अपना बेस्ट देना है. प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है?
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, उसके बीच में लगने वाला जितना भी वी कैन से सामान है, जितना भी टाइम है, जितने भी लेबर आवर्स है, ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीक़ों से कंट्रोल करना चाहिए। इफ़ वहाँ पे कंट्रोल रहेगा तभी वो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल हो पाएगी और जो भी ओनर है उसे ज़्यादा पैसे मिल पाएंगे। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज दिस एफिशिएंसी इन कंजम्पशन? जितनी भी कंज्यूम करना मतलब क्या चीज़ों को इनटेक करना, ठीक है। अब एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। जितने भी लोग उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, आई एम सॉरी ये मार्कर है, इस मार्कर को कौन कंज्यूम करना मतलब यूज़ करना। इस मार्कर को कंज्यूम करने वाले कौन रहेंगे? मोस्ट ऑफ द टीचर्स रहेंगे, ट्यूशन क्लासेस के सर्स रहेंगे एंड ऑल। उन लोगों तक के ये चीज़ बहुत ही अच्छी कंडीशन में या बहुत ही अच्छे स्वरूप में पहुंच जाए, ये क्या हो जाएगा उसके लिए? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। लास्ट वाला पॉइंट हम लोग चेकआउट करते हैं। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे कोई और पॉइंट लिख लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आ जाता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, चलिए देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या हो जाती है। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। चलिए, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी के अंदर क्या आ जाता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी डिमांड हर कोई करता है, वैसी चीज़ें मार्केट तक के पहुंचाना या उन लोगों तक के वो चीज़ें सप्लाई करना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? ओवरऑल एफिशिएंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए एक बारी मैं रिपीट कर लेती हूँ। सबसे पहला था मेरा थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या किया जाता है? उसमें इजीली डिमांड और सप्लाई, मांगनी और पुरवठा के ज़रिए चीज़ों की प्राइजेस डिसाइड की जाती है या रखी जाती है। अगला, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, उसके अंदर उपयोग होने वाले घटक, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में उपयोग होने वाले घटक, वो क्या क्या हो जाएंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल और ओनर या एंटरप्रेन्योर। अगर लैंड है तो उसके बदले में रेंट देना होगा, अगर लेबर है तो उसे वेजेस देनी होती है, अगर आपके पास कैपिटल है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। और लास्ट वाला पॉइंट था मेरा थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को फिर से 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। चलिए ये सब तो हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं हमारे इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के। चलिए एक 5 मिनट में इसके फीचर्स भी चेकआउट कर लेते हैं। फीचर्स, चलिए फीचर्स मतलब कि हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। द फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ individual unit. Yes guys, as I told you, microeconomics means to have, yeah we can say it's a study about individual thing या single thing, किसी अकेले के बारे में। इसलिए इसका पहला फीचर भी यही हो जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, किसी भी एक ही चीज़ के बारे में बहुत ही डीप में स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर 12th कॉमर्स की मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 82 स्टूडेंट्स आर देयर, बट आउट ऑफ इट आई एम चूजिंग ओनली सबिहा, और मैं सबिहा की ही टॉप टू बॉटम पूरी जानकारी हासिल कर लेती हूँ, उसके लाइक्स डिसलाइक्स एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। इसे हम लोग बोल देंगे वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, किसी भी एक ही चीज़ की बहुत ही डीप में स्टडी की जाती है। इसीलिए इसका सबसे पहला फीचर बन जाता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करना होता है। नेक्स्ट, प्राइस थियोरी। यस, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि प्राइस थियोरी में क्या आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस थियोरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
as well as factors of production, hence it is known as price theory. Yes, प्राइस थ्योरी मतलब कि क्या, अभी जस्ट हमने रीड आउट किया था कि यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस फॉर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एज पर देयर डिमांड्स एंड देयर सप्लाईज एंड मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मदद करता है किस चीज़ में, चीज़ों की प्राइसेस डिसाइड करने में, उसकी मांगनी, उसका पुरवठा देखते हुए चीज़ों की कीमतों को कैसे डिसाइड किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, बारिश के दिन चल रहे हैं या रेनी सीजन चल रहा है, रेनकोट्स और छाते की कितनी डिमांड है। चलिए, ये हो जाता है मेरा सेकेंड फीचर। थर्ड वाले की तरफ मूव ऑन करते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या जाना चाहिए। देखते हैं, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is, individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies its इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। चलिए, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों। यहाँ इक्विलिब्रियम सबसे पहले तो ये होता है कि ये होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। अब बात अगर करते हैं कि बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, तो इसमें क्या आ जाना चाहिए, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स के अंदर आ जाना ये चाहिए कि इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ही चीज़ के बारे में, एक बोलती हूँ, उसी के पीछे, किसी एक ही के पीछे वी कैन से हाथ धो के लग जाना है, बस तेरी ही इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ऑलराइट, अगर हम लोग बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या होती है, पार्शियलिटी होती है, हर किसी को एक समान नहीं देखा जाएगा, किसी एक ही के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। यही इसका नेक्स्ट फीचर हो जाता है कि यहाँ पे पार्शियलिटी हो जाती है, यहाँ पे पार्शियल काम हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या हो जाता है, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। वहाँ पे क्या किया जाता है, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए किसी एक ही घटक को चूज कर लिया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, सिर्फ सभी, हाँ पूरी 12th कॉमर्स की क्लास नहीं, 12th कॉमर्स की क्लास में से सिर्फ एक ही के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास या बाकी की बची हुई क्लास, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, ये कहलाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, जो कि बन जाएगा आपका फोर्थ फीचर। द फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। देखते हैं कि कौन से सर्टेन assumptions है जिस पे ये बेस करता है या टिका रहता है। Microeconomics begins with the fundamental assumptions, other things remaining constant, such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. These assumptions make the analysis simple. चलिए, अगर बात करते हैं कि the particular thing is based on certain assumptions. Assumptions मतलब कि क्या, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमें गृहित धरनी होती है, या वी कैन से हमें वो अज्यूम कर लेनी होती है कि ये तो रहेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट आप आगे से कुछ काम कर लो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या एजम्पशन आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला एजम्पशंस तो ये आ जाता है कि कुछ चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेगी, उनमें कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब वो क्या चीज़ें, सरप्राइज वेरिएबल्स सच एज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन जो कि हम आगे के लेसन्स में ज़रूर पढ़ लेंगे डेप्थ में। परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स एक साथ आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट में अगर 100 वीकेंड से बायर्स है, तो 100 से मुझे लेना देना ही नहीं है, मुझे किसी एक ही से लेना देना है, तो बाकी के 99 एज इट इज़ रहे, मैं उसमें से किसी एक को पिक कर लेती हूँ। यही हो जाता है उसका नेक्स्ट फंडा, बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. Till then clear? Next, slicing method. The next feature is slicing method. चलिए देखते हैं कि स्लाइसिंग मेथड में क्या आ जाता है। स्लाइसिंग मेथड, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ये एक छोटा सा क्यूब है, या जो भी आप समझो,
मैं क्या करती हूँ, इस पर्टिकुलर क्यूब को स्लाइस करती हूँ, उसके छोटे छोटे पीसेस करती हूँ, कर दिए। अब मैं यहाँ से सिर्फ ये एक पीस चूज करने वाली हूँ, इन बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या? अज्यूम दैट दिस इज 12th कॉमर्स। आउट ऑफ इट मैं सिर्फ किसी एक ही को चूज करती हूँ, बाकी के 82 स्टूडेंट्स से, आउट ऑफ 82 स्टूडेंट्स है ना, मैंने एक को पिक कर लिया, 81 स्टूडेंट्स का मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक लेना था, मैंने वो ले लिया है। इसे ही हम लोग बोल देंगे बच्चों स्लाइसिंग मेथड। कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो ओवरऑल इकोनॉमी होती है, ओवरऑल इकोनॉमी मतलब भारत देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिकों में से क्या किया जाता है, किसी एक ही की फॉर्म की जानकारी हासिल की जाएगी, किसी एक ही बंदे के बारे में इंक्वायरी की जाएगी। बाकी इंडिया में करोड़ों लोग रह रहे हैं पर उनसे कोई लेना देना नहीं। आया समझ में? इसे ही हम बोल देते हैं स्लाइसिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट कर लेते हैं, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन total by an addition unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and consumers take economic decision using this principle. Use marginalism principle. अब margin we can say marginalism होता क्या है? दो टाइप की यूटिलिटीज़ होती है जो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं। हमारा सेकेंड लेसन जो है यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें क्या आता है बच्चों, फिलहाल के लिए तो आप ये समझ लो कि मार्जिनलिज्म क्या होता है। मार्जिनलिज्म ये हो जाता है कि एक एडिशन, जितनी भी चीज़ें आपके पास फ़िलहाल में अवेलेबल है उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना है, कोई भी एक पॉइंट ऐड करके उसकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं 7th वन, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, मार्केट के पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। लास्ट वाला देख लेते हैं, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप में आपका क्या आ जाएगा, यस लिमिटेड स्कोप में आपका ये आ जाएगा कि बट ऑफ कॉस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक छोटी कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या आ जाता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में आपके पास 81 लोग हैं, अभी तक आपने सिर्फ एक ही की जानकारी हासिल की है, स्टिल 81 लोग अभी तक के बैलेंस है। मतलब आपकी ये जो प्रोसेस है ये क्या है, बहुत स्लो है, बहुत धीरे 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 चलने वाली है। चलेगा? चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग, जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो मुझे पर्सनल नंबर के ऊपर आप लोग पर्टिकुलर चीज़ें या कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ रही है, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो एंड ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।